नमस्कार, मैं हूँ आमिर सांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम 69वीं बीपीएससी की लेक्चर सीरीज में हैं और इस क्रम में आधुनिक भारत के कई सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स आ चुके हैं और फिर आज आधुनिक भारत का ही मैं अगला चैप्टर लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने और ये है किसान तथा आदिवासी आंदोलन। आपको पता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना विस्तारवादी नीति लगाना चालू किया, विस्तारवादी नीतियों को लागू करना चालू किया, उस क्रम में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है, तो वो प्रभावित हुए हैं किसान और आदिवासी। इसके अतिरिक्त हस्तशिल्प उद्योग, जो हमारा उद्योग है, वो भी नष्ट हो गए अंग्रेजों की नीतियों के कारण। और इसके बाद इसके सबसे बड़े जो शोषक बनते हैं, वो बनते हैं जमींदार, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इन सभी वर्गों का शोषण करेंगे। और शोषित वर्ग किसान, आदिवासी, हस्तशिल्प और विस्थापित वो जमींदार जिनकी जमींदारी छिन गई, पुराने जमींदार, वो भी शोषित वर्ग में होंगे, उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी। इसके अतिरिक्त आम जनता तो शोषण का शिकार हो ही रही है। और यह आम जनता है कौन? यह आम जनता तो वही है। और हमारे भारत में उस समय तो 90% से ऊपर की जनसंख्या जो थी वो किसानी में ही लगी हुई थी। और उस समय सबसे बड़ा आय का स्रोत राज्य का आय का स्रोत जो है वो भूमि राजस्व ही था। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि अलग-अलग वक्त में कैसे आदिवासियों ने और किसानों ने आंदोलन किया है और उन आंदोलन का प्रभाव काफ़ी व्यापक रहा। हालाँकि इन आंदोलनों का जो एक दायरा है, वो दायरा बहुत लिमिटेड है, बहुत स्थानीय है। इसके हीरोज़ भी, इसके जो जो नायक हैं, वो भी स्थानीय हैं। लेकिन इसका प्रभाव, अगर सम्मिलित रूप से प्रभाव देखा जाए, तो काफ़ी व्यापक रहा है। अलग-अलग अगर इसके प्रभाव देखे जाएँ, तो बहुत लिमिटेड प्रभाव दिखेंगे, क्योंकि ये स्थानीय स्वरूप में था, स्थानीय रूप में जो है आंदोलन होता था और उसको दबा दिया जाता था, उसको उसका दमन कर दिया जाता था। तो इसी क्रम में हम ये चैप्टर देखेंगे और उसके बाद तब हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, यदि जो छात्र नए हैं हमारे चैनल पे, वो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो नई वीडियोज़ आएँगी, तो आपको उनकी नोटिफ़िकेशन मिल जाए। इसके अतिरिक्त आप ज़रूर लाइक करिए हमारे वीडियोज़ को और उसके साथ-साथ शेयर करना मत भूलिए, जम के शेयर कीजिए। आपका जो है ये प्यार जो है हमें बहुत आगे तक ले जाएगा और हमें आगे ले जाएगा, तो फिर आपको भी आपकी मंजिल तक पहुँचाने में हम बहुत बड़े उपयोगी साबित होंगे। हम जो ला रहे हैं वो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है और यही क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए, इसी के साथ शुरू करता हूँ आज का एमसीक्यू सीरीज और पहला क्वेश्चन देखेंगे और उस क्रम में हम देखेंगे अलग-अलग पक्षों को समझते हुए चलेंगे और जिन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअलिटी है, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझनी है, जहाँ पे चीज़ों को समझनी है, वहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे आज। ठीक है? जहाँ पे सिर्फ़ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे सिर्फ़ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ही हमारी चर्चा होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत सीधा-सा है, वो है अधिकतर क्वेश्चंस का रिवीजन कराना, ताकि आप एग्ज़ामिनेशंस में जाएँ, जब एग्ज़ाम में बैठे आप 69वीं के, तो आपको ये एहसास ना हो कि इन क्वेश्चन से हमारा पाला नहीं पड़ा है। आप ज़रूर इस लेक्चर को पूर्ण देखें। इस लेक्चर के बाद आपको क्या मिलने वाला है, अंत में क्या मिलने वाला है, वो मैं सबसे मैं लास्ट में बताऊँगा कि आपने क्या हासिल किया इस लेक्चर को देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। किसान और आदिवासी आंदोलन। किसान और आदिवासी आंदोलन, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हू लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बिहार? हू लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बिहार? 1930 बिहार इन द 1930s, 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? ठीक है?
एक बहुत बड़े नेता रहे हैं। बीपीएससी को इस प्रश्न से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। मुझे लगता है कि दसियों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसके नायक और कोई नहीं, सहजानंद सरस्वती, एक संत जिन्होंने बिहार में और बिहार के अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्रों में, खासतौर पर संयुक्त प्रांत के क्षेत्रों में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने अपनी पूरी जीवन किसानों की भलाई में लगा दी, किसानों के हक की लड़ाई में लगा दी। तो 1930 की दशक में इन्होंने किसान आंदोलन में अपना बहुत बड़ा प्रमुख रोल निभाया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस आंदोलन का 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। 1928 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। 1928 में, याद रखिएगा, 1928 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया है, किसान सभा। इसके अतिरिक्त जो मुंगेर और शाहाबाद जिले, मधुबनी जिले और बहुत सारे अन्य जिलों में जो बकास्त भूमि संघर्ष चल रहा था, बकास्त भूमि संघर्ष चल रहा था। अब ये आएंगे प्रश्न, जब आएगा तो हम समझेंगे बकास्त भूमि संघर्ष क्या होता है। बकास्त भूमि संघर्ष जो चल रहा था, उस बकास्त भूमि संघर्ष में किसानों की तरफ से, अर्थात बकास्त कहा जाता था जो है खेतिहर मजदूर जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी, लैंडलेस फार्मर, जिनके पास अपनी जो है लैंड नहीं हुआ करती थी, किराए के लैंड पर वो बटाईदार एक तरह से हैं, जिन खेतों पे वो जमींदार से लेकर के खेत और किसानी करते हैं और इसका एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो जमींदार को देना पड़ता है और एक छोटा सा हिस्सा ही उनको मिलता है। तो यहाँ पर बकास्त भूमि संघर्ष में इनकी बहुत प्रमुख रोल रहेगी। इसके अलावा एक और है स्वामी श्रद्धानंद और एक है स्वामी विद्यानंद। ये दोनों भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी विद्यानंद, ये लोग भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं। लेकिन स्वामी सहजानंद जो है एक सबसे सर्व प्रमुख नाम है, इनका नाम याद रखना है। बिहार के किसान आंदोलन में कहीं भी अगर किसी का जिक्र आता है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आना जरूरी है। ठीक है, तो अब प्रश्न यहाँ पे उठता है, पहले भी हमने इस चीज की जिक्र करी है कि किसानों का आंदोलन क्यों हो रहा है, किसान आंदोलित क्यों हो रहे हैं, क्यों इतने बार बार विद्रोह कर रहे हैं। भले ही यह स्थानीय विद्रोह है, लेकिन यह विद्रोह हो क्यों रहा है। तो जब हम इसके तह में जाएंगे, जब हम इसकी रूट कॉजेज में जाएंगे तो पता चलेगा हमें कि जो भू राजस्व नीतियां रही हैं, क्योंकि हमने भू राजस्व नीतियां देख लिया है पहले भी, तो हम उससे वाकिफ है, बहुत अच्छे से वाकिफ है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति जो है उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, रेडिकल चेंजेस हुए हैं। ब्रिटिश भू राजस्व नीति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं उनके शासन काल में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस वक्त अंग्रेज बंगाल पे पहली बार अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करते हैं, उस वक्त जो भूमि राजस्व की नीतियां थी वो मध्यकालीन नीतियां रही हैं, जिस समय सल्तनत कालीन या मुगल काल के समय की नीतियां रही, जिसमें कई सारे बातों को ध्यान में रखा जाता था भूमि राजस्व की वसूलने के पहले। जैसे पहला जो कंडीशन था वो था कि क्या वो भूमि का जो भूमि है वो कैसी भूमि है, वो नीचे की भूमि है या ऊंची भूमि है, निचली भूमि है या ऊंची भूमि है। निचली भूमि में पानी लगने के चांसेस, वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जबकि ऊंची भूमि पे अच्छी उपज होने की संभावना रहती है। दूसरा जो कंडीशन होता था, क्या उस खास क्षेत्र में कोई आपदा जैसी परिस्थितियां तो नहीं है, कोई सुखाड़ तो नहीं आया, कोई बाढ़ तो नहीं आया, कोई ऐसी बीमारियां तो नहीं फैली हुई हैं जिसके कारण से वहां के किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं और लोगों का मरना जारी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तीसरा जो कंडीशन देखा जाता था वो है कि भूमि का प्रकार कैसा है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, मिट्टी कैसा है, क्योंकि मिट्टी जितनी अच्छी होगी उतनी ही वैसी ही उपज होगी। अब किसी के पास 10 बीघा जमीन है और जलोढ़ मिट्टी वाली जमीन है, तो वहां की जो उपज होगी, और जो पहाड़ी इलाकों में किसी के पास 10 बीघा जमीन है वहां पे जो उपज होगी
दोनों में अंतर है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता ज्यादा अच्छी होती है, काफी अच्छी होती है, सबसे शानदार उसी की होती है, जबकि पहाड़ी मिट्टी जो है पथरीली होती है, वहां पे उपज जो है उतनी नहीं होती। तो दोनों ही जगह 10 बीघे जमीन है, लेकिन उपज में अंतर आएगा। तो उपज के आधार पर राजस्व की नीति भी वहां पे होती थी। अंग्रेजों ने इसको बदल दिया, और अंग्रेजों यही कारण है कि बार बार अकाल आपदा, अप्राकृतिक अकाल आपदा कह सकते हैं, इनके समय में आया है। तो किसानों की शोषण बढ़ जाएगी। इनके, आपको पता है, 3 अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग, 3 ब्रिटिश भारत के 3 अलग-अलग क्षेत्रों में 3 अलग-अलग प्रकार की भूमि राजस्व नीतियां जो है वो लागू की जाएंगी। आपको पता ही है, एक जो पहली नीति थी वो जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्ती थी। दूसरी जो है वो क्या थी, वो दूसरी रैयतवाड़ी थी, दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और तीसरी जो व्यवस्था थी और वो थी महालवाड़ी व्यवस्था। और तीनों ही व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? अधिकतम राजस्व प्राप्त करना। तो अधिकतम राजस्व प्राप्त करने की नीतियां, क्योंकि ये शासक के रूप में व्यापारी हैं, ये शासक के रूप में व्यापारी हैं, भारत में इनको अपने व्यापार से अधिकतम मुनाफा कमाना है। तो व्यापार से तो अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने यहाँ के हस्तशिल्प उद्योगों को समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया साजिश के तहत। लेकिन इसके अतिरिक्त भूमि से राजस्व अधिक से अधिक प्राप्त करना है इनको, क्योंकि अब ये शासक है, तो भू राजस्व पे इनका अधिकार है अब। तो अब इनसे भी अधिकतम जो है राजस्व कैसे प्राप्त हो, तो अधिकतम राजस्व कैसे प्राप्त होगा? तो वो क्या है? शोषण करके, अधिकतम मांग करके, अधिकतम मांग करके। एक वर्ड है कि भाई हैंड टू माउथ की स्थिति में किसानों को बस रखना है। हैंड टू माउथ मतलब सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एक होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, किसी तरह जी रहे हैं, किसी प्रकार से इतना ही छोड़ो किसानों के पास जितने से वो जिंदा रह पाए और आगे की खेती बरकरार रख पाए। इनके पास अतिरिक्त जो है सेविंग नहीं होगा, अतिरिक्त जो है पूंजी नहीं होगी। अधिकतर जो है पूंजी कौन लेके जाएगा राजस्व की? वो अंग्रेज लेके चले जाएंगे। तो किसानों का शोषण जो है एक्सट्रीम लेवल पे होने लगा, और जैसे जैसे किसानों का शोषण होता गया, वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्रों में किसान आंदोलन होते रहे अपने मांगों के लिए। और अधिकतर किसान आंदोलन लगान को लेकर ही हुआ है। जितने भी किसान आंदोलन हम प्रश्न के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं, वो सारे किसान आंदोलन इसलिए हुए हैं, लगान वृद्धि के कारण, लगान वृद्धि के विरुद्ध हुए हैं। और क्या तुक बनेगा, और कौन से कारण होंगे? किसानों को जमींदारों से समस्या सिर्फ इसलिए होती है, किसानों को अंग्रेजों की नीतियों से समस्या इसलिए होती है क्योंकि इनकी जो मांग है, राजस्व की मांग है, वो अधिकतम है, जो किसान पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो लगान वृद्धि। दूसरा दूसरा क्या होगा? कृषि का व्यवसायीकरण कर देना। कृषि का इसके खिलाफ भी व्यवसायीकरण या कमर्शियलाइजेशन कर देना। व्यवसायीकरण करें या कमर्शियलाइजेशन कर लीजिए। तो कमर्शियलाइजेशन कर देना मतलब अब खाद्यान्न खाद्यान्न जो खाने वाली जो अन्न है, जो गेहूं उपजाना, चावल उपजाना, मिलेट्स उपजाना, बाजरा उपजाना, ज्वार उपजाना, ये अब नहीं होगा, अब वो कम होगा। अब खाद्यान्न से नगदी फसलों की तरफ जो है अंग्रेजों की नीतियां बदल चुकी हैं। क्यों नगदी कृषि कहला रहे करवा रहे हैं इनसे? जैसे नील की, और यही कारण है कि एक विद्रोह होगा, बहुत फेमस किसान विद्रोह है वो नील विद्रोह। नील की खेती, कपास की खेती, बहुत एक फेमस 1875 का दक्कन का दंगा, ये कपास को लेकर के हुआ। लगान वृद्धि था और कपास की उपज ये लोग करवाते थे वहां से। तो दो कारण यहाँ पे स्पष्ट रूप से किसान आंदोलन का दिखेगा। एक तो लगान वृद्धि के कारण भी कई सारे आंदोलन होंगे, और दूसरे कई सारे आंदोलन ऐसे भी होंगे जो नगदी फसलों के विरोध में होगा, जैसे नील विद्रोह या चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह भी जबरदस्ती नील उगाने को लेकर के था, और नील उगाना नहीं चाहते थे उनसे जबरदस्ती अन्य कर वसूला जाता था। नील विद्रोह भी इसी कारण से हुआ।
1875 का दंगा के पीछे भी सबसे बड़ा सर्वप्रमुख कारण है कि शुरुआत में इनकी मांग अधिक रही कपास की और अचानक से कपास की मांग ये कम कर देंगे। उसके पीछे की तह में भी हम जाएंगे। तो दो कारण, किसान आंदोलन के पीछे दो कारण, भले ही स्थानीय स्वरूप इनका हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे बिजौलिया आंदोलन हो, चाहे नील विद्रोह हो, चाहे जो भी विद्रोह हमारे सामने निकल के आएंगी किसानों की, वो सारी किसान आंदोलन की जड़ में आप जाएंगे, जब कारण देखेंगे तो दो कारण स्पष्ट रूप से निकल के आएगा। एक आपका आना है लगान में वृद्धि और दूसरा कृषि के व्यवसायीकरण के खिलाफ। ठीक, तो ये तो बात हो गई किसकी, कृषि की बात हो गई। दूसरी हम बात करें आदिवासियों। आदिवासियों ने विरोध करना क्यों शुरू किया, आदिवासियों का विद्रोह क्यों हुआ बार बार? भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, कुकी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, विद्रोहों की लाइनें लग जाएंगी। इतनी सारी आदिवासियों का विद्रोह हुआ है। रंपा विद्रोह। ठीक है, तो अब यहां पर हम आदिवासियों के विद्रोहों पर हम देखेंगे, अगर कारण पे देखेंगे तो कुछ निम्नलिखित कारण निकल के सामने आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आदिवासी जो है वो आदिवासी कहाँ के निवासी हैं? आदिवासियों का निवास जो है जंगल है, जंगल क्षेत्र है। ये जंगल क्षेत्र को अपनी भूमि मानते हैं। ये जंगल क्षेत्र को क्या मानते हैं? अपनी भूमि मानते हैं। जंगल के उत्पाद को, जंगल के प्रोडक्ट पर ये अपना हक समझते हैं कि ये इस जंगल से जो भी उत्पाद निकल रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, उन पर उनका हक। लेकिन जब अंग्रेज अपनी कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं, और सबसे पहले बंगाल के, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में होगा, बाद में अन्य क्षेत्रों में जैसे जैसे विस्तार करेंगे वैसे वैसे उन क्षेत्रों के आदिवासियों का विद्रोह सामने निकल के आएगा। तो जब ये इन बंगाल के क्षेत्रों पे अधिकार हुआ अंग्रेजों का, बंगाल हो या बिहार हो या उड़ीसा हो, तो अंग्रेजों ने अपने राजस्व को बढ़ाने का सोचा, मेरी राजस्व कैसे बढ़े। अब लैंड तो लिमिटेड है, भूमि सीमित है, और उस सीमित भूमि से सीमित राजस्व का आना होगा, हर साल उतनी ही राजस्व आएंगे। तो इन्होंने यह प्लान बनाया कि हम जंगल के क्षेत्रों को काटेंगे, जंगल को काटेंगे और उसको लैंड बनाएंगे, उसको भूमि बनाएंगे और वहां पे कृषि भूमि को बढ़ाएंगे और हम अपनी राजस्व की मांग को भी बढ़ा लेंगे। राजस्व भी हमारा बढ़ जाएगा, जब हमारा जंगल कट जाएगा तो उस भूमि पर क्या होगी, हमारी खेती होगी। तो आदिवासियों के जंगली क्षेत्रों में किसका प्रवेश हुआ? अंग्रेजों का। और ये आदिवासियों को कतई पसंद नहीं आया कि हमारे क्षेत्र में ये होते कौन है, जंगल तो हमारा है, जंगल के उत्पाद हमारे हैं, संपूर्ण जंगल हमारा है। अंग्रेज घुस गए जंगलों में, और अंग्रेज तो घुसे ही, साथ में अंग्रेजों ने ठेकेदारों को भी घुसाया, साहूकारों को भी घुसाया। अब ठेकेदार की आवश्यकता क्यों है? ये ठेकेदार क्या कर रहे हैं? जंगलों की कटाई कर रहे हैं। एक बार में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, चलो जंगल साफ करो। साहूकार है, सूदखोर है, ये अब धीरे धीरे प्रवेश करेंगे क्योंकि इनको लालच है भूमि की। अब ये साहूकार जो है, जो महाजन है, वो क्या करेंगे, इन क्षेत्रों की भूमि पर अपनी कब्जा, एक तरह से कह सकते हैं कि अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जमींदारी व्यवस्था में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और अपने अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये बात जो है ना, आदिवासियों को कतई पसंद नहीं आएगी। अब ये जो अंग्रेज हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो आदिवासियों के लिए बाहरी लोग हैं, अंग्रेज, ठेकेदार, साहूकार, समतल मैदानी इलाकों के लोग, समतल या मैदानी इलाकों के लोग, मैदानी इलाकों के लोग, इन लोगों को वो लोग दीकू की संज्ञा देते थे। क्या कहते थे? ये लोग दीकू हैं। एक वर्ड है दीकू ना, बाहरी लोगों को ये क्या कहा करते थे? दीकू कहा करते थे। तो भाई
अब ये दीकू तो इंटर कर गए अंग्रेज जंगलों में, और जंगल में जाकर के उनकी जो पारंपरिक जीवन है, जो ट्रेडिशनल लाइफ है, उनमें जाकर के इंटरफियर करना, जंगलों पे अधिकार करना, अधिकार जमाना। यह नियम वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी आया, फॉरेस्ट पॉलिसी, वन नीति आया, और इस वन नीति के तहत ये हुआ यहां तक कि उनका, अब ये आदिवासी शराब पीने में, शराब इनका एक जीवन का हिस्सा है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब शराब पीते हैं। तो यहां पर ये शराब, देसी शराब बनाते हैं, और देसी शराब महुआ से, चावल से, है ना, केला से, इन सब चीजों से ये देसी शराब बनाते हैं। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने जंगलों से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद है, उस पर रोक लगा दिया कि आपको पहले इसका पेमेंट करना होगा, टैक्स देना होगा, आप जंगल के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते। आदिवासी कह रहे हैं कि भाई जंगल मेरा है, आप होते कौन है हमको रोकने वाले, है ना। यहां तक कि महुआ चुनने पर भी रोक लगा दी गई कि महुआ भी आप नहीं चुन सकते, आप शराब, यदि शराब बनाना है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, है ना, मध्य कर लगा दिया। तो शराब लगाने को लेकर के कई सारी जो है विद्रोह हो जाएंगे। इसके अलावा आदिवासियों में एक और प्रथा थी, वो थी नरबली। जैसे एक विद्रोह है खोंड विद्रोह, ये खोंड विद्रोह हुआ ही इसलिए, ये खोंड उड़ीसा के क्षेत्रों में रहा करते थे, ये क्योंकि अंग्रेजों ने नरबली पर रोक लगा दिया है, मोरिया। नरबली की प्रथा को क्या कहा जाता था, मोरिया प्रथा। जो व्यक्ति बलि चढ़ता था उसको मोरिया कहा जाता था, और ये नरबली इसलिए दिया करते थे ताकि भगवान खुश हो, अच्छी फसल हो, अच्छा जो है जंगल में उत्पाद हो, है ना, हल्दी अच्छी हो, चावल अच्छा हो, मतलब फसल अच्छी हो। अब अंग्रेजों ने इस पे रोक लगा दिया, बस तुरंत क्या किया, इसके खिलाफ खोंड विद्रोह हो गया। मतलब आदिवासियों के पारंपरिक जीवन में हस्तक्षेप करना अंग्रेजों के लिए महंगा पड़ेगा। हाँ, अंग्रेज इसको शुरुआत में बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन जब सीरियसली लेते हैं तो बहुत बुरी तरह से कुचलते हैं, बहुत बुरी तरह से कुचलते हैं, है ना। तो इनके पारंपरिक जीवन में इंटरफियर करना दीकू लोगों के लिए आफत खड़ी हो गई, और ये आदिवासी हर जगह, अलग अलग जगहों पे अपने पारंपरिक जीवन में हस्तक्षेप करने के कारण विद्रोह करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनके शराब पर प्रतिबंध लगाना आंदोलन का कारण बना, नरबली पर प्रतिबंध लगाना इनके आंदोलन का कारण बना। इनकी एक प्रथा थी, इनकी एक मुंडा विद्रोह आप सुने होंगे, आपने सुना होगा, बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, मुंडा विद्रोह। इनकी एक प्रथा थी, नाम था उसका खुटकुटी प्रथा, खुटकुटी प्रथा। अब ये खुटकुटी प्रथा क्या है, एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, ये कोऑपरेटिव सिस्टम, सहकारी जो है ना व्यवस्था है, सहकारी व्यवस्था है। ये क्या सहकारी व्यवस्था है, कोऑपरेटिव सिस्टम क्या है? तो आदिवासियों के अलग अलग खेत नहीं है, आदिवासियों के अलग अलग खेत नहीं है, एक ही जगह खेत है, और सामूहिक रूप से आदिवासी इसमें खेती कर रहे हैं, सामूहिक खेती हो रही है, और सामूहिक खेती करके जो है प्रोडक्ट जो निकल रहा है, जो पैदावार हो रही है, वो पैदावार आदिवासियों के बीच में बंट जाता है अकॉर्डिंग टू द फैमिली। अब अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दिया कि ये खुटकुटी प्रथा नहीं चलेगा, आपको खेत अलॉट किया जाएगा, लीज पे दिया जाएगा, आप खेती करिए, उसका टैक्स पेमेंट करिए, उसकी भूरा जाते दीजिए। ये मुंडा विद्रोह को पसंद नहीं आएगा। क्यों, हमारे हमारे जो ट्रेडिशनल लाइफ है, हमारा पारंपरिक जीवन है, उसको हस्तक्षेप कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो देख रहे हैं क्या कि जितनी भी विद्रोह होंगी आदिवासी, जितनी भी विद्रोह होंगी, उसके सर्व प्रमुख कारण उनके पारंपरिक जीवन में हस्तक्षेप करना, उनके जंगल में प्रवेश करना, उनका जो जीवन का तरीका है उसको बदलने की कोशिश करना, इन सब कारणों से ये विद्रोह, ठीक है। तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन हो या आदिवासी विद्रोह हो, उनके पीछे के कारणों को, जब भी हम किसी विद्रोह को हम यहाँ पे देखेंगे तो आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा, या चलना चाहिए कि भाई ये कारण हो सकते हैं जिसके कारण से ये विद्रोह हो रहा है,
क्या किसान आंदोलन इसलिए क्योंकि लगान में वृद्धि या कृषि का व्यवसायीकरण करके नकदी फसलों का उपज कराना, ना कि खाद्यान्न फसलों पर जोर करना, तो इसके कारण से जो है कई सारे विद्रोह होंगी। दूसरी तरफ देखेंगे आदिवासियों में कि उनके पारंपरिक जीवन में तो हस्तक्षेप हुआ है, जंगल में जो इनकी प्रवेश हुई है दीकुओं की, और इनके जीवन जीने के तरीकों में बदलाव करने की जो कोशिश की गई है, उसके खिलाफ विद्रोह जो है कई सारे खड़े हो। तो इसी क्रम में हमने पहला क्वेश्चन देखा है, और पहला क्वेश्चन जब हमने देख लिया कि 1930 की दशक में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो हमारे सामने किसान आंदोलन का नेता निकल के आता है बिहार में, और वो कौन होता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब हमारे बिहार के सर्व प्रमुख किसान नेता हैं। और 1936 में एक 1900 अच्छा, अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, और जब वो क्वेश्चन आएगा तब उसमें हम देखेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, इंडिगो मूवमेंट इज रिलेटेड टू, इंडिगो मूवमेंट नील आंदोलन, देखिए जी नील आंदोलन का संबंध है, किससे है संबंध? पहला ऑप्शन दिया है आदिवासी आंदोलन, पहला ऑप्शन है आदिवासी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है किसान आंदोलन, और चौथा है प्रजामंडल आंदोलन, है ना, ट्राइबल मूवमेंट। सेकेंड ऑप्शन इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन इज पीजेंट मूवमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रजामंडल मूवमेंट। और हमेशा की तरह सदाबहार ऑप्शन पांचवा है, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। तो किसान जो नील आंदोलन हुआ है वो 59-60 में हुआ। कब हुआ? 59-60 नील आंदोलन जो हुआ वो, और बहुत, देखिए जी नील आंदोलन की बात अगर की जाए तो इस पे पूरी क्लास लग जाएगी 1 घंटे की, है ना। कई सारे इसके पक्ष हैं, लेकिन हम सिर्फ फैक्ट पे बात करते हुए चलेंगे, हम बहुत ज्यादा अपने ट्रैक से नहीं बदलेंगे, हटेंगे तो, नहीं तो फिर जो है हम करना कुछ और चाहते हैं, होने कुछ और लगेगा। तो नील आंदोलन 1859-60 में हुआ है, और ये आंदोलन 1857 के क्रांति के बाद होने वाली सर्व प्रमुख आंदोलन। 1857 की क्रांति 59 में खत्म होती है, 58 के लास्ट में, 59 थोड़ी बहुत छिटपुट 59 तक चलती रहती, सॉरी, और उसके जस्ट बाद ये नील आंदोलन खड़ी होगी। और नाम से एकदम क्लियर है, ये किसके खिलाफ? कृषि के व्यवसायीकरण के खिलाफ आंदोलन। बंगाल के किसानों से जबरदस्ती क्या उगवाया जा रहा है? नील उगवाई जा रही है। नील का उपयोग किसमें होता है? कपड़ा उद्योग में हो रहा था। तो नील की खेती, और जिस भूमि पर नील की खेती की जाती है उस भूमि की उर्वरता खत्म होते वक्त नहीं लगती, उस भूमि की उर्वरता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो खाद्यान्न फसल ना उगवा करके क्या जबरदस्ती की जाती थी कि आपको नील की खेती करनी है, और इसके लिए किसानों को एक अग्रिम राशि दे दी जाती थी पहले ही, अग्रिम राशि, एडवांस पेमेंट जिसको बयाना भी कहते हैं। और इस अग्रिम राशि को देकर के एक करारनामा लिखवा लिया जाता था, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिया जाता था, एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया जाता था, और इस व्यवस्था को ददनी प्रथा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ददनी प्रथा कहा जाता था। एडवांस पेमेंट देकर के मोहर लगवा लिया, कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया, उस पे तो किसान अनपढ़ है ना भाई, किसान पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा ज्ञान है भी तो किस चीज का ज्ञान है? तो अगर पढ़ा लिखा है तो वेद का ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, ग्रंथ का ज्ञान है, महाभारत का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, कॉन्ट्रैक्ट का ज्ञान नहीं है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ये सब नई चीजें हैं ना, अंग्रेजों द्वारा लाई गई। हमारा आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, करारनामा बनेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंतर्गत इसको क्या कहा गया? ददनी प्रथा। मतलब अब ये इसमें जबरदस्ती, इस ददनी प्रथा में अब किसान नहीं तय करते थे, अंग्रेज तय करते थे कि हम आपको कितना पेमेंट देंगे। तो जो लागत मूल्य है उससे भी कम मूल्य पर इनको जबरदस्ती इनसे खरीदा जाता था कि नहीं आपको इसी रेट पे देना है, इससे ज्यादा हम रेट देंगे नहीं। अब ये सरोजनी में ऐसे ही करते हैं मोल मोलाई, सरोजनी जो मार्केट है वहां पे उस मोल मोलाई करने के बाद भी जितने में लिया जाता है उसमें भी उसको फायदा हो जाता है सामने वाले को। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जबरदस्ती कि नहीं इतने में ही आपको देना है, इससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट बनवा दिया जाता था। यही कारण है कि हजारों हजार किसानों ने किसानी छोड़ दी, मजदूर हो गए। ठीक है,
तो नील आंदोलन उसी क्रम में होगा। इसके दो प्रमुख नेता का नाम याद रखिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु। ये किससे संबंधित है? खेत से, किसान से संबंधित है ना, इसको हम क्या कहेंगे? ये किसान आंदोलन। नील आंदोलन से संबंधित, नील आंदोलन को बंगाल की बुद्धिजीवी वर्ग बहुत ज्यादा समर्थन कर रही थी और एक बहुत प्रमुख पत्रिका थी हिंदू पैट्रियट। इस पत्रिका का नाम याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट। हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक हुआ करते थे। हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक हुआ करते थे। तो हरीशचंद्र मुखर्जी ने जम के लिखा नील आंदोलन को लेकर के, और इसने एक प्रेशर बनाया अंग्रेजों के ऊपर। ठीक है। इसकी एक और पुस्तक है, एक नाटक है दीनबंधु मित्रा का। ये एग्जाम में बहुत पूछ चुका है, बीपीएससी एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है ये। दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखित एक पुस्तक है नील दर्पण। इस नील दर्पण में भी नील किसानों की दुर्दशा के बारे में उल्लेख है। नील किसानों की दुर्दशा के बारे में उल्लेख। तो प्रश्न पूछ सकता है कि नील दर्पण में किसका उल्लेख है? नील किसानों की दुर्दशा का। और किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखित नाटक है ये। एग्जाम में कई बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत ट्रेंडी क्वेश्चंस हैं। हिंदू पैट्रियट में इनका समर्थन किया गया है। दूसरी, तो अंग्रेजों के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो इन्होंने नील आयोग की गठन की 1860 में। 1860 में क्या गठन होगा? एक 4 सदस्यीय नील आयोग की गठन होगी सीटोन कार के नेतृत्व में। इस अध्यक्ष का नाम है नील आयोग, और नील आयोग के अध्यक्ष का नाम है सीटोन कार। तो सीटोन कार के नेतृत्व में एक नील आयोग की नियुक्ति होगी। ये एग्जाम में भी पूछ चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है ना। तो आगे बढ़ते हम, बहुत सारे फैक्ट हमारे सामने निकल के आएगा नील आंदोलन से संबंधित। पहला तो नील आंदोलन हुआ कब? 1859 में। यह है क्या? किसान आंदोलन। इसमें नेता का क्या नाम था? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। इसके समर्थक कौन है? तो बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग इसके समर्थक हैं, जिसमें खासतौर पे हिंदू पैट्रियट नामक एक पत्रिका, जिसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जम के नील आंदोलन का समर्थन किया। दीनबंधु द्वारा लिखित जो है नील दर्पण, इसमें भी नील किसानों की दुर्दशा का उल्लेख है। जब अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने नील आयोग का गठन किया, 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया, जो सीटोन कार के नेतृत्व में। ठीक है। और उसके बाद किसानों को कुछ राहत मिली, और यह राहत क्या था? राहत थी कि अब जबरदस्ती किसानों से नील नहीं उगवाया जाएगा। जिन किसानों का मन करेगा, दिल इच्छा करेगा, वही किसान जो है वो नील की खेती करेंगे। ठीक है। पहले के लगान माफ कर दिए गए, लेकिन इसका एक और प्रभाव पड़ा, एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ा कि नील उत्पादक है, जो नील के प्लांटेशन करने वाले जो यूरोपियन, जो अंग्रेज जमींदार लोग हैं, उनकी बोरिया बिस्तर बंद नहीं हुई। एम्बैरेसमेंट में इनको अपना बंद करना पड़ा। ठीक है ना। इस आंदोलन ये आंदोलन बहुत अनुशासित रही, बहुत डिसिप्लिन रही, इसीलिए बहुत सफल रही। ठीक है। इसमें पहली बार ये कहते हैं ना, नॉन कोऑपरेशन का झलक दिखता है, असहयोग का झलक दिखता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उन जमींदारों को लगान देना बंद कर दिया। लगान की मांग हो रही है, लगान नहीं मैं नहीं दूंगा लगान। इन जमींदारों ने धमकी दी कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी। तो और ज्यादा ये रिजिड हो जाते हैं किसान। फैलाव इसका बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत एग्रेसिव ये जो है एक आंदोलन रहा, जो बहुत सफल रहा। इतने सारे फैक्ट आपके सामने निकल के आ गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे सामने है हमारा, और हर एक प्रश्न के पीछे की बातों को हम समझते चलेंगे। अगर वहां पे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें और लगता है कि मुझे बहुत सारी फैक्ट्स निकल के सामने आएंगी, तो मैं खुद ब खुद चीजों को डील करता हुआ चला जाऊंगा। और जो सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पर कुछ नहीं निकलने वाला, वहां पर सीधे आंसर्स की बात होगी। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। द डेक्कन रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज रिलेटेड टू। 1875 का दक्कन विद्रोह संबंधित है पीजन मूवमेंट, कांग्रेस मूवमेंट, मुस्लिम लीग मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या है? किसान आंदोलन,
अंग्रेज आंदोलन, मुस्लिम लीग आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। अब यहां पर 1875 की दंगों को समझने के लिए हमें समझना होगा 1860 के समय को। 1860 के दौर में अमेरिका में सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ चुका था। ये गृह युद्ध की आग इतनी फैल चुकी थी कि वहां पर जो एक कहते हैं ना कि गृह युद्ध के समय में अब लोग अपने आप को बचाए या खेती करें, किसानी करें। और अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा कपास का बड़ा उत्पादक था इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन की जो फैक्ट्रीज थी, जो कपड़े की, जो सूती वस्त्र के कपड़े बन रहे थे वहां पे, मैनचेस्टर जो सबसे बड़ा हब था, इसका सबसे बड़ा इलाका था सूती वस्त्रों का या कपड़े का, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह लीजिए आप। तो वहां पे रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना जी, वहां पे क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। बिना रॉ मटेरियल का कौन सा इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलता है भाई? तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए भाई। अब रॉ मटेरियल जहां से आ रहा है वहां पे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं वो लोग। साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लड़ रहा है, नॉर्दर्न जो लड़ रहा है, साउदर्न से साउदर्न लड़ रहा है, नॉर्दर्न सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है कुछ राज्य अपने आप को अलग करना चाहते हैं। खैर वो तो अमेरिकी इतिहास की बात है, यहाँ पे हम सिर्फ दक्कन की दंगा की बात समझेंगे। तो वहां पर कपास का उत्पादन अचानक से घट गया क्योंकि वो गृह युद्ध झेल रहे क्षेत्र है। तो अब कपास कहाँ से जो है डिमांड पूरी की जाए कपास की। और ऐसा नहीं कि भारत से कपास जाता नहीं था, लेकिन उतनी डिमांड नहीं थी जितनी डिमांड अमेरिका से हो रही थी। तो अब हुआ कि डिमांड्स को बढ़ाई जाए। हमारा तो एक सबसे बड़ा उपनिवेश जो है भारत है, और जो इसका दक्कन का क्षेत्र है वहां पे तो काली मिट्टी है। और याद रखिएगा, काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। आग्नेय मिट्टी है, इग्नस जो है सॉइल होता है। तो यहाँ पर कपास जो है हम उगा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे डिमांड्स बढ़ती चली गई, और जब डिमांड्स बढ़ी तो किसानों ने ज्यादा मात्रा में कपास का उत्पादन करना शुरू किया। और इस कपास के उत्पादन के लिए हमें पूंजी चाहिए थी, किसानों को पूंजी चाहिए थी। और पूंजी मिली कहाँ से? गांव के साहूकार और सूदखोरों, जो महाजन, उन्होंने दिल खोल के, अंग्रेजों ने उनको पुश किया कि दो उनको, है ना, लोन जितना मांग रहे हैं उतना दो, क्योंकि जितनी ज्यादा उनके पास पूंजी होगी उतना ही ज्यादा वो कपास का प्रोडक्शन करेंगे और हमारी डिमांड्स फुलफिल होगी। और वाकई में शुरुआती चरणों में हम देखेंगे तो जम के कपास का उत्पादन होगा और डिमांड्स भी बहुत ज्यादा होगा। लाख जो 1000, 50,000, 60,000 बॉल्स जो कपास के बॉल्स बनते हैं, तो जो बॉल्स की डिमांड हुआ करती थी वो अचानक लाखों में चली गई, है ना। देखते ही देखते डिमांड्स जो है बढ़ती चली गई, कई गुना प्रतिशत बढ़ गई। तो इससे अब किसानों को फायदा, शुरुआती दौर में किसानों को फायदा होगा और उत्साहित है उससे, उनको अंदाजा ही नहीं है, अरे भाई गृह युद्ध तो कभी खत्म होगा। तो यहां पर कपास की मांग बढ़ रही है तो कपास का दाम भी बढ़ रहा है। मांग बढ़ने से क्या होगा? उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इससे किसान को फायदा हुआ शुरुआती चरणों में। लेकिन जब अमेरिका की गृह युद्ध कम हो गई, और अच्छा इस क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था है, याद रखिएगा, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था है? रैयतवाड़ी व्यवस्था है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो राजस्व की दर है वो अस्थाई नहीं है, और राजस्व की दर जो है घट बढ़ सकती है। तो अंग्रेजों की जब आय बढ़ी तो जब किसानों की आय बढ़ी तो अंग्रेजों के दिमाग में खटका कि अरे किसानों की तो आय बढ़ रही है तो हमें अपने डिमांड्स भी बढ़ाने चाहिए, तो उन्हें राजस्व की दरें बढ़ा दी। कई कई जगह 50% तक राजस्व की दरें बढ़ गई। खैर किसान दे रहे हैं, जब उनके आय बढ़ा तो दे रहे हैं। लेकिन इस क्रम में अमेरिका की गृह युद्ध समाप्त भी तो हुई किसी वक्त में। अब्राहम लिंकन आएंगे, और अब्राहम लिंकन के समय में यह उनका माना जाता है कि उनका उन्हीं के प्रयासों से गृह युद्ध समाप्त हुई। और गृह युद्ध जब समाप्त हुई तो अमेरिका में वापस से कपास की खेती में तेजी आएगी, और कपास की खेती में तेजी आने के कारण ब्रिटेन वापस से रॉ मटेरियल कहाँ से इंपोर्ट करना शुरू करेगा?
अमेरिका से, और देखते ही देखते भारत से जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, देखते ही देखते एकदम निम्नतम स्तर पे आ जाएगी, और ऐसी आएगी कि गोदाम में रखे हुए कपास बर्बाद हो गए, खराब हो गए, क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं थी। किसानों ने खेती करके कपास को रखा था भेजने के लिए, और उनकी डिमांड हुई नहीं। तो पहले से ये किसान जो है साहूकार, और ये अधिकतर जो साहूकार हैं वो गुजराती मारवाड़ी हैं, गुजराती साहूकार हैं। तो इनके अब दुष्चक्र में, इनके जो जो कर्ज का जो जाल है उसमें अब ये किसान फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब कपास की डिमांड भी कम हो गई है, और अंग्रेजों का डिमांड बढ़ गया है, और पहले से ये साहूकारों के यहाँ कर्ज की जाल में फंसे हुए हैं, और इस समय की जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो गई है। अब ये साहूकार कचहरी में जा करके अपनी राजस्व की मांग पूरी नहीं होने के, राजस्व जो है नहीं मिलने के कारण, या सॉरी कर्ज नहीं मिलने के कारण, उन किसानों के जमीन जायदाद घरों को जब्त करना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरुआत होगी। देखेंगे कि जब कहते हैं ना कि पानी जो है सर के ऊपर निकल जाए, बर्दाश्त के बाहर हो जाए, जब तक बर्दाश्त कर रहे थे किसान तब तक हुआ, जब लगा किसानों से कि अब बर्दाश्त के बाहर की बातें हो गई हैं, तो अहमदनगर के किसी गांव में एक कालू राम नाम के कोई साहूकार ने वहां के किसी किसान को, किसी बाबा साहब नामक किसान के जमीन जायदादों को कचहरी के माध्यम से जब्त कर लिया। जिसके बाद से उस गांव में देखते ही देखते एक तरह से दंगा कहेंगे इसे, इसलिए क्योंकि उन्होंने रातों रात हमला कर दिया उस साहूकार के ऊपर। सारी गोदामें लूट ली गई, सारी रिकॉर्ड्स जला दी गई, और जो है काफी क्षति हुई उस साहूकार की, और ये आग की तरह फैलता चला गया अगल बगल के गाँव में। और जब अगल बगल की गाँव में ये आग की तरफ फैला तो काफी क्षेत्रों में इसका विस्तार होता चला गया। फिर अगल बगल के जिले आ गए, और फिर पूरा दक्कन के क्षेत्र जो है इस दंगे की आग में झेलने जलने लगा। होता क्या था कि जो गांव के किसान थे, जो गांव के रैयत थे, वो जो कर्ज की जाल में फंसे हुए हैं, या मैक्सिमम 100% क्या, लगभग में सबके सब जो है कर्ज की जाल में फंसे हुए हैं। अब ये किसान सीधे सीधे हमला करते थे। इनकी लड़ाई जो है अंग्रेजों से नहीं थी, इनकी लड़ाई जो है स्थानीय साहूकार महाजनों से थी। ये अंग्रेजों के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं शुरुआत में, ये सिर्फ किसके ऊपर हमला कर रहे हैं? साहूकारों के ऊपर, महाजन के ऊपर, जमींदारों के ऊपर हमला कर रहे हैं, और उनकी गोदाम लूट ली जाती है, उनके रिकॉर्ड्स जला दिया जाता है। रिकॉर्ड्स क्यों जलाना है? ताकि रिकॉर्ड्स रहेगा तब बताएगा, पता चलेगा ना कि किसके पास कितना कर्ज है, कौन कितना कर्ज दिया। रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो किस बिना पर कचहरी जाएगा, वो कैसे जब्ती जब्ती की मांग करेगा। और हजारों की संख्या में ये साहूकार जमींदार अपने घर छोड़ के भाग गए, ताला लगाने का नौबत तक नहीं मिला। अपने जो है भाई बहन बंधुओं को भगा करके अपने कहीं कहीं छुपा दिया, सगे संबंधियों के यहाँ। इतनी ज्यादा भयावह स्थिति हो गई, तो अंततः 1875 में एक दक्कन दंगा आयोग बनेगा, और दक्कन दंगा आयोग जो है रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिसके पश्चात दक्कन के किसानों को राहत देने का काम किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न है कि 1875 का दक्कन विद्रोह किससे संबंधित था? तो किसान आंदोलन से संबंधित था, पीजेंट मूवमेंट से संबंधित था, और मुझे आशा है कि इसके पीछे की बातों को आप समझ चुके हैं। एक ओवरव्यू आइडिया देने की कोशिश मैंने करी है, बातें बहुत सी हैं, लेकिन इसकी एक ओवरव्यू आइडिया देने की कोशिश करी है मैंने, कि लगभग लगभग आपको अंदाजा लग जाए कि 1875 का दक्कन का दंगा था क्या। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट फार्मर्स मूवमेंट इन। गांधी जी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? आपको पता है ये भारत में इनका प्रथम सत्याग्रह भी है, और भारत का प्रथम किसान आंदोलन भी है। ये कौन है? नन अदर देन चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ही है जो प्रथम, भारत में इनका प्रथम सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में इनका प्रथम प्रयोग था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने किसी आंदोलन को नेतृत्व दिया था। हालांकि आने के साथ ही वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे, लेकिन इनको पहली बार आंदोलन करने का जो मौका मिला वो चंपारण सत्याग्रह में मिला। और ये क्या था? तो चंपारण के लोगों को, चंपारण के लोग एक प्रथा में फंसे हुए थे, और ये दोनों चंपारण की बात, चंपारण तो बाद में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण हो गया। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय आपको पता है मोतिहारी है, और पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है। लेकिन एक वक्त में दोनों चंपारण एक ही हुआ करता था,
तो चंपारण सिर्फ मैं बोलूंगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण यहाँ पे नहीं होगी बात। तो चंपारण की जब बात होगी तो चंपारण के लोग एक प्रथा में फंसे हुए थे, और ये प्रथा थी तिनकठिया प्रथा। क्या प्रथा थी? तिनकठिया प्रथा। अर्थात प्रत्येक किसानों को अपने 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठे जमीन को छांटकर उस पे नील की खेती करनी होती थी। नील की 20 कट्ठा 1 बीघा के बराबर होता है। तो 20 कट्ठे जमीन में 20 कट्ठे में जो 3 कट्ठा पोर्शन जो होगा, नाम ही इसका 3 कट्ठिया, मतलब 3 कट्ठा है ना। प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे में क्या करनी है? नील की खेती करनी है। हालांकि ये इस वक्त तक नील का मांग बहुत कम हो चुका था, है ना। तो फिर भी इसके बावजूद भी वहाँ के जो प्लांटर्स हैं, जो यूरोपियन जमींदार हैं, वो जो है जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराते थे। और जो किसान नहीं करना चाहता है खेती, उनके लिए भी व्यवस्थाएं थी। क्या थी? एक मुश्त राशि आप दे दें उसके बदले में, एज अ दंड, एज अ पनिशमेंट, या कई प्रकार के कर जो हैं थोप दिए जाते थे। जैसे गृह कर, जैसे चराई कर। चराई कर क्या था? अपने गाय भैंसों को चराना है ना, खेतों में, उसकी अलग से टैक्स देनी होती थी। एक और टैक्स था घवाई कर। घवाई कर क्या था? अगर किसी यूरोपियन जमींदार को किसी भी प्रकार का इंजुरी होगा, घाव हो जाएगा, उस घाव को ठीक करने का जो मेडिसिन का खर्च है वो किसान देगा। कौन सा तुक है ना। गृह कर, घर बना रहे हो उसका कर पहुंचाओ, ठीक। चराई कर, अपने गायों को, अपने भैंसों को चराने के लिए आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। कई प्रकार के अनावश्यक कर, जिसका कोई तुक नहीं था, किसानों को तंग करने के लिए कि अंततः किसान नील की खेती करने को मजबूर हो जाए। उनको तरह तरह की करें जो है उन पर थोप दी जाती। एक और कर था जिसमें अपनी बेटी की शादी करने के लिए आपको कर देना पड़ेगा, अपनी पुत्री की शादी करने के लिए आपको कर देना होगा। तो कई तरह से किसानों को परेशान किया जाता था। तो यहाँ के एक जो है किसान है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो हैं, राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करते हैं। और गांधी से मुलाकात करने के पश्चात अपनी समस्याएं कहते हैं वहां पे, और समस्याओं को कह के उनको आमंत्रित करते हैं कि आप चलिए और हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। बहुत आस लगा के आया हूँ। गांधी जी ने बोला कि ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं जरूर आऊंगा चंपारण, लेकिन आने के बाद मैं पहले तथ्यों को जांचूंगा, परखूंगा। गांधी डायरेक्ट किसी के कहने से आंदोलन नहीं करते थे, पहले सत्यता जांचते थे, है ना। अगर वो सत्य है, किसानों की मांग सत्य है, किसान अपनी बातों पे सही हैं, तब जाकर के वो किसी भी पक्ष को या किसानों की पक्ष को लेते, ये बनने था, वो वापस आ जाते। तो ये पहले सत्यता उनको जाननी थी कि सत्य क्या है। सिर्फ एक किसान आकर बोल दिया कि हम बहुत ज्यादा शोषित हैं, तो ठीक है, शोषित तो सारी पूरी भारत की जनता थी, लेकिन जो ये जिन कारणों को बता रहे हैं कि हम तिनकठिया प्रथा के कारण प्रताड़ित हैं और कई तरह के कर हम पे थोप दिए जाते हैं, फलाना ढिमकाना, तो क्या इसके पीछे क्या है, और क्या इनसे जबरदस्ती अधिक लगान वसूला गया है? पिछली बार ये भी बताया गया कि पिछली बार बहुत अधिक लगान वसूला गया, जबरदस्ती लगान वसूला गया है। तो सॉरी, तो गांधी के राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी जाते हैं चंपारण। पहली बार तो नहीं पहुंचते हैं, ऐसा नहीं कि आश्वासन देने के तुरंत बाद पहुंच गए। राजकुमार शुक्ला को फिर दोबारा मिलना पड़ा इनसे, और दोबारा मिलकर के फिर से इन गांधी जी को याद दिलाना पड़ा कि आपने आश्वासन दिया है, आपको आना पड़ेगा। तो कलकत्ता जाने के क्रम में, जब गांधी जी कलकत्ता जा रहे थे, उस क्रम में राजकुमार शुक्ल फिर से वापस मिलते हैं इनसे, और फिर वहां से गांधी जी को मन बनाते हैं कि हो ना हो ये बहुत जो है एक बुरी परिस्थिति में फंसे हुए किसान हैं, इनको जाकर के देखना ही पड़ेगा। तो वहां से वो पटना आते हैं, और आपको मैं बता दूं, पटना आने के बाद वो राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय पटना हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। तो ये 1916 में
स्थापित हो चुकी थी, तो उस समय वकालत शुरू हो चुकी थी इनकी, वकालत करते थे उस समय। और जाते हैं तो राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे होते नहीं, और राजेंद्र प्रसाद जब होते नहीं हैं तो उनकी पत्नी होती हैं। पत्नी ने परिचय परिचय पूछा, तो राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी ने बोला कि राजेंद्र बाबू आएंगे तो बोल दीजिएगा मोहनदास आए हुए थे, मोहनदास करमचंद गांधी आए हुए थे। उस समय उनका नाम महात्मा नहीं पड़ा था, इनफैक्ट महात्मा तो यही चंपारण सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर उनको महात्मा की संज्ञा देंगे। तो उन्होंने बोला कि आप आएंगे राजेंद्र बाबू तो बता दीजिएगा कि मोहनदास आए हुए थे। और वहां से वो आते हैं दीघा घाट, पटना का एक दीघा घाट है। उस समय ट्रेनें नहीं हुआ करती थी, उस समय पुल नहीं बने हुए थे, उस समय गंगा नदी पार करने के लिए, सोन नदी पार करने के लिए स्टीमर चलती थी और नावें चलती थी। तो वो दीघा घाट से नाव लेकर के पहलेजा घाट आते हैं। पहलेजा घाट सोनपुर में है, पहलेजा घाट आते हैं और पहलेजा घाट से फिर वहां से ट्रेन पकड़ते हैं। वहां से फिर ट्रेन की सुविधा थी, ट्रेन से वो आते हैं मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में आपको पता है किससे मुलाकात होती है? मुजफ्फरपुर में पहले से इनका इंतजार कर रहे हैं स्वागत करने के लिए कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, नाम है इनका जेबी कृपलानी। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जेबी कृपलानी अपने छात्रों के साथ, मुजफ्फरपुर कॉलेज में उस समय भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज था, जिसको आज के वक्त में लंगर सिंह कॉलेज के नाम से हम जानते हैं। भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में उस समय जेबी कृपलानी प्राध्यापक थे, पढ़ाते थे, लॉ पढ़ाते थे, हिंदू लॉ पढ़ाते थे। मेरे खुद जो नाना श्री हैं उन्होंने जेबी कृपलानी से लॉ की पढ़ाई करी है। तो जेबी कृपलानी साहब जो है स्वागत अपने छात्रों के साथ करते हैं महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी वहां से जेबी कृपलानी के साथ पहुंचते हैं चंपारण। और चंपारण पहुंच के जब चंपारण पहुंच रहे होते हैं तो हजारों की भीड़ जो है मोतिहारी स्टेशन पे, मोतिहारी चंपारण का एक बहुत बड़ा स्टेशन, बहुत अच्छा स्टेशन है मोतिहारी। तो मोतिहारी बापूधाम मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। तो बापूधाम मोतिहारी में ये उतरते हैं और उस समय हजारों की, पहले से राजकुमार शुक्ला पहुंच गए हैं, किसानों को बता चुके हैं कि गांधी जी आ रहे हैं, और गांधी जी के, और सबको लग रहा है गांधी जी भगवान है। अच्छा, गांधी जी का जो एक ऑरा है, गांधी जी को ऑरा है, उनको एक भगवान का दर्जा दे दिया गया है, मसीहा का दर्जा दिया गया कि मसीहा है। ऐसी अफवाहें थी कि गांधी जी भगवान के स्वरूप। इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब ये इतना ही आप जाने कि गांधी जी को मसीहा का दर्जा दिया गया, गांधी जी को एक भगवान का दर्जा दिया गया। अफवाह क्रिएट किया गया, ह्यूमर बनाया गया कि गांधी जी सीधे भगवान के अवतार है। अब भगवान के अवतार को आजकल हमारे भारत में तो साधु महात्माओं और संतों का सम्मान कितना हद तक होता है, भले ही कितने पाखंडी हम अब दिक्कत यह है कि जो अच्छे साधु संत हैं, पाखंडी साधु संत के कारण उनके बारे में भी वो भी आलोचना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारे भारत में साधु महात्माओं का सम्मान जो है सदियों और हजारों सालों से हो रहा है, सदियों से हो रहा है। उनको हम भगवान का सीधे दर्जा देते हैं, थोड़ी सी कष्ट की निवारण कर देते हैं, या उनके आशीर्वाद से किसी कष्ट का निवारण हो जाता है, हम सीधे उनको भगवान का दर्जा देते हैं। आजकल चल रहा है एक बाबा का बहुत हवा चल रहा है ना? हम समझने वाले समझ जाएंगे कि इस बाबा का हवा चल रहा है। तो समय समय पे अनेक बाबाओं का हवा चलता रहा है भारत में, और फिर एक समय में आके उनकी सारी चोरी पकड़ी जाती है। कई सारे बाबाओं की चोरी पकड़ी गई, उनके कांडों की चोरी पकड़ी गई, और बहुत सारे सजा के पात्र भी बने। भगवान न करें कि ये बाबा जो है किसी ऐसी चीजों में फंसे हुए पाए गए। लेकिन बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा भी हमारे भारत में हैं, जो बहुत पूजनीय हैं, बहुत जो है आदरणीय है। खैर, तो अब गांधी का भी जो है वो ऑरा है, वो भगवान का है। अब इनका दर्शन करने के लिए हजारों हजार जो है भीड़ खड़ी, हजारों हजार किसानों की और लोगों की। वहां पे जो पुलिस है वो समझ रहे हैं कौन है भाई, कौन आने वाला है, इतनी भीड़ क्यों है, ये कौन बंदा आ रहा है। गांधी उतरते हैं, गांधी का स्वागत होता है मोतिहारी स्टेशन पे, और पुलिस आती है, जो स्थानीय पुलिस है, जो रेल पुलिस है, आके उनको हिदायत देती है कि आपके कारण इतनी भीड़ इकट्ठी खड़ी हुई है, आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, आपके कारण यहाँ पे हिंसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गांधी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आपको यदि मुझे गिरफ्तार करना है, मुझे आरोप बताइए, क्या अपने ही राष्ट्र में, अपने ही देश में कहीं घूमना गुनाह है? यदि गुनाह है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अब कोई ऐसा ऊपरी आदेश तो था नहीं। अब यहाँ से पहुंचेगा खबर जो है अधीक्षक के पास, पुलिस कप्तान के पास, पुलिस कप्तान कमिश्नर के पास, और तब बिहार के गवर्नर के पास ये खबर पहुंचेगी, गांधी आए हुए। तो गांधी जी वहां से एक रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे में एक गोरख प्रसाद जो है वकील हैं,
जो स्थानीय सिविल कोर्ट में वकालत किया करते थे, गोरख प्रसाद के घर में उनको रखा जाता है। याद रखिएगा, गोरख प्रसाद एक बार प्रश्न पूछ चुका है, बत्तख मियाँ का वाला प्रश्न। और इनके लिए एक रसोईया नियुक्त किया जाता है जो इनके लिए खाना बनाता है, नाम इनका बत्तख मियाँ है। इसी बत्तख मियाँ को अंग्रेजों ने तैयार करने की कोशिश की थी कि तुम जहर दे दो खाने में। बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है, क्योंकि इसी बत्तख मियाँ के कारण गांधी जी की जीवन बची। जब बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर जाइएगा, वहां पे एक द्वार है, नाम है उसका बत्तख मियाँ द्वार। तो ये बत्तख मियाँ ने जहर नहीं दिया, इसका भुगतान भी करना पड़ा, अंग्रेजों ने इनको सजा दी उसके लिए। खैर, तो वहां पर गांधी जी भ्रमण करेंगे, अलग अलग जगह पे, भितिरवा जाएंगे, जसौली पट्टी जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, और इस क्रम में गिरफ्तार भी होंगे। तो गिरफ्तार होंगे कि सुनवाई होगी, उसमें ये बरी भी होंगे, क्योंकि इन्होंने कोई जुर्म तो की नहीं। ऊपर से आदेश आया कि आप चंपारण छोड़िए, चंपारण छोड़ेंगे नहीं, मानने से इनकार कर देंगे, जिसके खिलाफ इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, और गिरफ्तार किया जाएगा तो बरी किया जाएगा। क्या जुर्म किया मैंने? गांधी के प्रेशर के कारण, गांधी जी के प्रेशर के कारण क्या होगा, एक आयोग बनेगी जुलाई में, जुलाई 1917। ये कब होगा? ये चंपारण सत्याग्रह कब होगा? अप्रैल में गांधी जी पहुंच रहे हैं, अप्रैल 1917 को 17 में गांधी जी पहुंचेंगे, और जुलाई में जो है आयोग की गठन होगी, और ये आयोग अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और इस आयोग के सदस्य हैं गांधी जी, गांधी जी को इसका सदस्य भी बनाया जाता है, और अंत में जो किसान हैं उनके साथ न्याय होता है। तो हम उस और भी चंपारण की बातें आएंगी, जब अगला कुछ क्वेश्चन और भी हैं चंपारण सत्याग्रह पे, तो उसमें और भी बातें करेंगे। अब तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण सत्याग्रह जो है उनका पहला किसान आंदोलन था, है ना, फार्मर्स मूवमेंट। चलिए, इसके जस्ट बाद एक और फार्मर्स मूवमेंट करेंगे, वो है खेड़ा। और ये स्थानीय मूवमेंट है, ये कोई ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं है। इसका प्रभाव जो है पूरे इंडिया में गांधी जी को राष्ट्रीय कर देगा, नेशनल एक ऑरा देगा, नेशनल जो है राष्ट्रीय नेता के तौर पे खड़ा करेगा चंपारण सत्याग्रह। यह दिखाएगा पूरी भारत को कि हाँ, गांधी जी नेतृत्व करने में सक्षम है। तो पता होना चाहिए कि गांधी जी ने चंपारण में एक स्कूल भी खोला, बड़हरवा लखनसेन में। उन्होंने एक स्कूल की शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर था, तो बड़हरवा लखनसेन में उन्होंने एक स्कूल भी खोला। ये भी फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा कि इन्होंने वहां पे स्वच्छता अभियान शुरू किया। तो गांधी, ये स्वच्छता अभियान जो सुनते हैं, गांधी ने वहां से ही शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि चंपारण के लोगों में स्वच्छता की बहुत कमी है। उन्होंने स्वच्छता अभियान भी शुरू किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, विच वॉज नॉट अ पीजेंट मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन नहीं था? तो चंपारण किसान आंदोलन था, मोपला किसान आंदोलन था, खेड़ा किसान आंदोलन था। चंपारण कहाँ पे? चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ है, और खेड़ा जो है गुजरात में हुआ है। अहमदाबाद का जो सत्याग्रह है वो अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये अहमदाबाद का एक कपड़ा मिल के जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए किया गया आंदोलन था गांधी जी द्वारा। तो ये मिल सत्याग्रह था, ये मजदूरों का सत्याग्रह था। यह किस चीज का था? मजदूर सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन। ये क्या था? मजदूर आंदोलन था, ना कि किसान आंदोलन था। इस पे भी हम बात करेंगे, एक एक फैक्ट वो हम जब उस फेज में चलेंगे, गांधीयन फेज में जब हम चलेंगे ना, तो उसमें और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम उसी से रिलेटेड चीजों को पढ़े जिससे संबंधित ये चैप्टर है। तो चंपारण किसान आंदोलन है, मोपला किसान आंदोलन है, खेड़ा किसान आंदोलन है, लेकिन अहमदाबाद किसान आंदोलन नहीं है, ये एक मजदूर आंदोलन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Who led the बारदोली मूवमेंट ऑफ 1928? 1928 का बारदोली का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बहुत फेमस नेता है, हमारे देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑलरेडी ये गुजरात से ही संबंध रखते हैं। वल्लभ भाई पटेल ऑलरेडी नागपुर के सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह से ये फेमस हो चुके हैं, गांधी के साथ में रहने के कारण। तो यहाँ पर बारदोली में, यहाँ पे अच्छा, तो वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला ऑप्शन है गांधी जी के अनुयायी, दूसरा है कम्युनिस्ट नेता, कतई नहीं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन तो बहुत बाद में होगा, 1934 में। किसान सभा नहीं। गांधी जी के अनुयायी, गांधी जी के अनुयायी क्यों सही है? क्यों? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी फॉलोअर्स।
वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा इसमें गांधी जी की वाइफ भी शामिल थी, कस्तूरबा गांधी। महिलाओं ने खुल के भाग लिया इस आंदोलन में, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा। बारदोली आंदोलन में महिलाओं का योगदान रहा, ठीक है। और एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। तो सपोर्ट बेस अगर नहीं होता तो यह आंदोलन सफल नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया था। दरअसल सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अधिकतर नेता तो कांग्रेस के ही नेता थे, तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसने खुल के सपोर्ट किया इस आंदोलन का। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया या भारत सेवक समाज, इसको और भी क्या किस नाम से जानते हैं, भारत सेवक समाज। इसकी स्थापना कब हुई है, 1905 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु। तो गांधी जी के अनुयायियों ने यह आंदोलन किया था। ये ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर द फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी हु लेड द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह क्या है, बारदोली सत्याग्रह एक किसान मूवमेंट है, किसान आंदोलन है। और किसके विरोध किया गया है, ये लगान वृद्धि के विरोध किया गया है। मैंने पहले ही बताया कि अधिकतर किसान आंदोलन को लगान वृद्धि, तो लगान वृद्धि 22% लगान, जबकि कपास की मांग घट गई और कपास का दाम भी घट गया। और दाम घटने के कारण जो है किसानों को घाटा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 22% जो है 22% जो है ये राजस्व वृद्धि कर दी गई, राजस्व की मांग कर दी गई। और इसके खिलाफ ये आंदोलन होगा, आंदोलन सफल भी होगा। और अंत में मैक्सवेल के नेतृत्व में एक आयोग की गठन होगी, मैक्सवेल के नेतृत्व में एक आयोग की गठन होगी, जिसके बाद ये 22% की मांग को घटा करके 6% कर दिया। 22% की मांग को घटा के 6% कर दिया जाए, तब जाकर के तो ये आंदोलन भी सफल रहा, अंग्रेजों को झुकाने में कामयाब रहा। और गांधी के तौर तरीके क्या है, अहिंसा, सत्याग्रह, ये सफल रहा यहाँ भी। तो गांधी लगातार अपने प्रयोगों में सफल होते जा रहे हैं। पहला चंपारण, उसके बाद जसबाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, और ऐसे चल के फिर तो और भी लाइनें लग जाएंगी आंदोलन की, ठीक है ना। तो गांधीयन युग में गांधीयन फेज को बहुत अच्छे से हमें समझना होगा, क्योंकि गांधीयन फेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हिस्ट्री के सेक्शन में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो गांधीयन फेज से क्वेश्चन आता है, क्योंकि गांधी के फिलॉसफी, गांधी के तौर तरीके को समझना अपने आप में एक पीएचडी करने के बराबर है, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न में पढ़ते हैं हम लोग। ये प्रश्न हो गया, क्या था, गांधी जी के अनुयायी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा टेक प्लेस इन 1936। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए जी, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना भी 1936 में ही हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनेंगे, प्रथम अध्यक्ष कब बनेगा, ये 1936 में। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनेंगे वो सहजानंद सरस्वती बनेंगे। कौन बनेंगे, सहजानंद सरस्वती बनेंगे। और इसके महासचिव जो बनेंगे वो बनेंगे एक बहुत बड़े किसान नेता हैं, नाम है इनका एनजी रंगा। महासचिव जो है वो कौन बनेंगे, एनजी रंगा साहब बनेंगे, ठीक है। यही वो एनजी रंगा है जिन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाला नेता कौन है, एनजी रंगा साहब। यह भी याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कह के पुकारा। इसके पहले उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वैसे नाम तो अब आगे भी मोहनदास करमचंद गांधी ही रहेगा, लेकिन महात्मा की उपाधि से नवाजे जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। और एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो अखिल भारतीय, तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में। और इसमें कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया, कांग्रेस की तरफ से जो भाग लेने वाले नेता हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू
समाजवादी नेता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें सभी विचार के नेता रहे हैं, चाहे वो हिंदू महासभा के नेता हो, चाहे वो समाजवादी नेता हो, चाहे वो उदारवादी लिबरल नेता हो, सब विचारों का जो है समावेश रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस को एक विचारों का पार्टी नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस को मान सकते हैं कि सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना लेफ्टिस्ट ना राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट पार्टी है। लेकिन जब ये आंदोलन चल रहा था हमारा देश का स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन, उस दौरान सभी विचारों के नेताओं का इसमें समावेश था। जैसे मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के और हिंदूवादी नेता थे। उसी तरह से जो है तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता बहुत लिबरल, जयकर जैसे नेता बहुत लिबरल थॉट्स वाले नेता थे, बाजारवादी उदारवादी सोच वाले नेता थे। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता समाजवादी सोच के थे। तो सभी विचारों का इसमें हम देखेंगे एक तरह से जो है नेता दिखेंगे। अब यहाँ पे हमें मिल गया 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आपको आंसर मिलना चाहिए, ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए ना हमें। लखनऊ में हुआ है, लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ है। ठीक है, तो जो बहुत सफल अधिवेशन भी ये रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देख ले जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वाज ऑल इंडिया किसान सभा एस्टैब्लिश। तो अभी अभी बात हुई है, तो आप आंसर खुद लगाइए। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1926, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1939। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी इसको, ये आंसर क्या होगा 1936, और सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की गठन होगी। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन कब होगी, मैंने पहले ही बता दिया था कि 1928 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन होगी। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के क्रम में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन हैपेंड इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति हुई? तो अभी अभी मैंने इस पर चर्चा करी भी थी। ये जो है 1763 से संन्यास, पहला ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है संथाल विद्रोह, तीसरा ऑप्शन है नील विद्रोह, चौथा ऑप्शन है पावना विद्रोह, और उपरोक्त में से एक से अधिक क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो 1763 से 1800 ईस्वी तक चलेगा, तो ये तो होगा नहीं। और ये जो है 1855 से 56 तक चलेगा, तो याद रखिएगा। और ये चलेगा 1859 से 60। अब याद रखना ये, अब इस दोनों को ही बी और सी देखिए, 1857 की क्रांति से जस्ट पहले अगर पूछ दे कि 1857 की क्रांति के जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह होगा। क्यों? क्योंकि 1855 से 56 में हो रहा है, और 57 में जो है वो कौन सा, जैसे पूर्वगामी बोले कि 1857 का पूर्वगामी विद्रोह कौन था, तो पूर्वगामी विद्रोह मतलब जस्ट पहले कौन हुआ था विद्रोह, तो संथाल विद्रोह हुआ था। और बाद का विद्रोह कौन सा होगा, तो वो कौन सा पहले डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा, जैसे ही 58 में खत्म होता है 59 में क्या स्टार्ट हो जाता है, 59 में नील विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो पूर्वगामी विद्रोह भी है और बाद का भी विद्रोह है। तो नील यहाँ पे बाद में तुरंत बाद पूछ रहा है, तो कौन सा होगा, नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट 1859 टू 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कुछ ही हो, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुंगेर बहरियाताल प्रोटेस्ट। मुंगेर का बरहियाताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो बरहियाताल विद्रोह है वो बकास्त भूमि संघर्ष है। क्या है? बकास्त भूमि संघर्ष। देखिए जी, उस समय बिहार में 3 तरह की भूमि हुआ करती थी। एक होती थी बकास्त भूमि, एक होती थी बकास्त, दूसरी भूमि होती थी रैयत भूमि, दूसरी भूमि होती थी रैयत भूमि, और तीसरी भूमि होती थी जिस्ती भूमि, जिस्ती भूमि। अब बकास्त भूमि वो भूमि थी जो किसी वक्त रैयत भूमि हुआ करती थी। रैयत भूमि क्या थी? रैयत भूमि किसानों की अपनी भूमि थी, मतलब जिसको लीज पर किसानों ने, अब क्योंकि यहाँ पे तो परमानेंट सेटलमेंट है ना, अस्थायी व्यवस्था है, और अस्थायी व्यवस्था में जमींदारों को किसानों के नाम पर जमीन लीज पर देनी है, पट्टे पर देनी है।
तो ये जमीन किसानों की है जो लीज पे मिली हुई है। कौन सी? रैयत भूमि। इस पे किसान अपनी खेती करते हैं, अपनी उपज उगाते हैं और उसके एक राजस्व का भाग जो है अदा करते हैं और बाकी अपने पास रखते हैं। इस पे जब तक लीज है तब तक किसानों का ही अधिकार है। लेकिन जब किसान जो रैयत भूमि पे किसान खेती कर रहे हैं, रैयत खेती कर रहे हैं, एक वक्त में जब वो अदा करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, कर राजस्व अदा करना मुश्किल हो जाता है, तो वो खेत वापस से लौटा देते हैं जमींदार को कि मेरे से खेती नहीं होगा, मेरे से कर नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ टैक्स। तो वो वापस से जमींदारों को किसान जो है वो खेत लौटा देते हैं। अब ये जो रैयत भूमि था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा बकास्त भूमि में। बकास्त भूमि हो गया कि अब जो ये लौटाई हुई भूमि है, ये रैयत भूमि, रैयतों द्वारा लौटाई गई भूमि है, जो पहले रैयत भूमि थी, अब वो चली गई बकास्त भूमि के श्रेणी में। अब जमींदार उस बकास्त भूमि को रेंट पर देगा, प्रतिवर्ष किराए पर देगा। और खेतीहर मजदूर जो लैंडलेस फार्मर हैं, जिन भूमिहीन मजदूर, वो इस खेत किराए पर लेकर के खेती करेंगे और इसका एक बड़ा सा हिस्सा जमींदार को देंगे। जब तक, अच्छा मान लो कि आज उस खेत का जो कर है वो 50 रुपए तय किया गया है कि प्रत्येक वर्ष आपको 50 रुपए राजस्व जमा करना है। लेकिन कोई आसामी, एक नया आसामी आया, बोला कि मैं इसका 60 रुपए दूंगा, ये खेत मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पे तो 10 रुपए की लालच बढ़ जाएगी जमींदार की कि 10 रुपए पड़ रहा है। उस समय 10 रुपए का बहुत मायने था। 1942-43 में मेरे नाना जी बताया करते थे कि 50 पैसे में हलवा पूरी और जो भुजिया हो जाता था पूरे महीने भर नाश्ता 50 पैसे में, पूरे महीने भर का नाश्ता 50 पैसे में हो जाता था, हलवा पूरी और भुजिया। तो 4 पूरी, हलवा और भुजिया। तो कितना सस्ता जमाना था उस समय, 1 आना, 2 आना, 3 आना चलता था। तो अब उस वक्त 10 रुपया, मान लो कि 50 रुपए कर जो है फिक्स किया गया था उस बकास्त भूमि के लिए, हर साल तुमको 50 रुपए जमा करना है। अच्छा, उस बकास्त रैयत भूमि पर तो रैयत का हक है ना। बकास्त भूमि पर उस लैंडलेस फार्मर्स का, भूमिहीन फार्मर्स का कोई हक नहीं है, कभी भी उस लैंड से बेदखल किया जा सकता है। तो कोई नया आया, बोला कि मैं 50 के बदले 60 दूंगा, जमींदार बोलेगा कि अरे 10 एक्स्ट्रा बोला, तो तुरंत जो है बकास्त जो किसान है, जो भूमिहीन किसान है, उसको क्या करेगा कि खेत छोड़ो, अब ये खेती करेगा। आज देखते देखते वो तो रोड पे आ गया, उसके लिए तो उसकी जीवन की जो है आजीविका की जो साधन है, जो लाइवलीहुड है, वो छीन ली गई। ठीक है ना। इसके खिलाफ, और जिसकी भूमि क्या था, और जिसकी भूमि किस जमींदार की अपनी भूमि थी, जिसपे वो मजदूर को रख के खेती करवाता था। जिसकी भूमि क्या थी, जमींदार की अपनी भूमि थी, अपनी लैंड थी, जिसपे वो मजदूर को रख के खेती करवाता था। तीनों कैटेगरी समझ गए। अब ये बकास्त भूमि से बेदखली किया जाने लगा बकास्त किसानों को, इसके खिलाफ जम के संघर्ष होगा। और ये कब होगा? 1946-47। 1946-47 ये वो दौर था जिसमें भारत के आजाद होने की प्रक्रिया चल रही थी और संपूर्ण भारत दंगों की आग में जल रहा था। इसके बावजूद भी ये आंदोलन, जो मुंगेर का बहरियताल विरोध है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, याद रखिएगा, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर के एक समान हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पर इस संघर्ष में किसी भी प्रकार के दंगों का कोई झलक नहीं दिखेगा आपको। और यहाँ पर 1900, तो ये खत्म कब होगा? जब देश आजाद हो जाएगी और आजाद देश में श्री कृष्ण सिंह की सरकार, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्हें जमींदारी उन्मूलन के लिए, जमींदारों के उन्मूलन के लिए प्रथम जो है कानून पास करेंगे। ठीक है, तब जाकर के ये आंदोलन समाप्त होगी। ठीक है, बड़े आगे हम लोग, तो आप समझ में आ गया क्या? तो बका, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। क्या था इसका उद्देश्य? मुस्लिम किसानों का शोषण बंद करो। तीसरा, जमींदारी प्रथा को खत्म करो, या वर्ग युद्ध प्रारंभ करो। तो यहाँ पे तो सीधे ऑप्शन दिखता है क्या, कि बकास्त भूमि को वापस दो, है ना। सिंपल डिमांड था कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग। सिर्फ मुसलमानों का शोषण थोड़ी होता है, मुसलमान किसानों का शोषण बंद करो, तो खाली हिंदुओं का नहीं हो रहा है, हिंदुओं का भी तो हो ही रहा है ना शोषण। ठीक है,
तो इसी के साथ मैं आज विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। एन्जॉय योर वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।